एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं, कार्सिनोमा इन यूटेरस, और उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कॉजेस होते हैं, उसकी क्या बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन होंगी, कितने तरीके के स्टेजेस होते हैं, और पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर आखिर होता क्या है। एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है वो एक तरीके का यूटेराइन कैंसर होता है, गर्भाशय का एक तरीके का कैंसर होता है, जो कि आपके गर्भाशय के अंदर की जो परत होती है, जो लेयर होती है, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पर होने वाला एक प्रकार का कैंसर होता है। इसी को हम एंडोमेट्रियल कैंसर या यूटेराइन कैंसर के नाम से हम जानते हैं, या कार्सिनोमा इन यूटेरो भी हम उसे कहते हैं। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान के अनुसार 100 में से 3 महिलाओं को इस तरीके के कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और इस चीज का ट्रीटमेंट भी कई महिलाएं लेती भी हैं। और अगर अर्ली स्टेज पे ही वो डायग्नोस हो जाता है तो वो महिलाएं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, 5 साल से भी ज्यादा वो जीवित रह जाती हैं। तो ये होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। बात करें अगर उनके लक्षणों की, तो सबसे आम लक्षण जो होता है वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग या असामान्य रक्तस्राव का होना, और इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि मासिक धर्म जो है वो उसकी लंबाई जो है या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बन जाए। जैसे कि नॉर्मली 5 to 6 डेज जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो इससे भी ज्यादा लंबी चल जाए तो वो एक सिम्टम हो सकता है। और इसके अलावा जो उनकी जो कंसिस्टेंसीज होती है उसमें भी काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी मासिक धर्म के होने के बाद में बीच में भी कभी आपको ब्लीडिंग हो जाया करती है, स्पॉटिंग हो जाती है। और मेनोपॉज के बाद में भी, जैसे जिन महिलाओं को आफ्टर 50 मेंसेस जो है बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। और आफ्टर मेनोपॉज अगर आपको वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो ये भी एक तरीके का संकेत हो सकता है। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें तो वहां पर अगर होता है तो उसके कुछ लक्षण ये होंगे कि आपको पानी जैसा या खून जैसा वेजाइनल ब्लीडिंग होगी या स्त्राव होगा, योनि में से स्त्राव होगा। आपको कभी भी वहां पर ब्लड के स्ट्रेन्स नजर आ सकते हैं। आपका जो निचला हिस्सा है पेट का, वहां पर या योनि के पास आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको डिस्पेरिना भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग पेनफुल सेक्स, यानी कि सेक्सुअल जब एक्टिविटी होती है तब आपको योनि में बहुत ज्यादा पेन होता है। सेक्स के दौरान होने वाले दर्द को ही हम डिस्पेरिना कहते हैं। यदि आप इस तरीके के लक्षणों को आप महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। जरूरी नहीं है कि हर लक्षण जो इस तरीके के हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हो या कोई स्थिति का संकेत दे रहे हो, जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी जांच कराना उतना ही जरूरी भी होता है। एबनॉर्मल वेजाइनल जो ब्लीडिंग होती है वो कभी कभी मेनोपॉज के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, या मेनोपॉज के आसपास के जो ड्यूरेशन होती है वहां पर भी आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी जांच करवानी नहीं चाहिए, क्योंकि कई मामलों में वह एंडोमेट्रियल कैंसर का भी एक कारण बन सकता है या उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। आप जब भी डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आपके लक्षणों की पहचान करते हैं और आपको उसमें मदद करते हैं। वो आपसे केस पूछते हैं, आपकी जो भी हिस्ट्री है उसको पूछते हैं और उससे वो पता लगाते हैं, और उसी हिसाब से वो आपको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं। स्टेजेस की बात करें तो जो कैंसर होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में बहुत आसानी से फैल जाता है। और एंडोमेट्रियल कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं वो डिपेंड करती है कि वो कहाँ तक फैल चुका है। इसमें 4 स्टेजेस होती है, जैसे कि स्टेज फर्स्ट जब होती है, जब आपका जो कैंसर है वो सिर्फ आपके यूट्रस तक ही फैला हुआ है, कैंसर प्रेजेंट इन दी यूट्रस, तो फर्स्ट स्टेज ये होती है। सेकेंड स्टेज जब होती है जब आपका यूट्रस में भी कैंसर है, साथ ही साथ वो सर्विक्स तक भी फैल चुका है। थर्ड स्टेज में आपके आउटर जो यूट्रस होता है वहां तक फैल जाता है, पर इतना ज्यादा बियॉन्ड नहीं होता है कि वो आपके और जो बहुत दूर के जो टिश्यूज है या पार्ट्स है वहां पर अफेक्शन हो जाए। वो सिर्फ होता है यूट्रस में, सर्विक्स में आपकी फैलोपियन ट्यूब अफेक्ट हो सकती है, ओवरीज अफेक्ट हो सकती है, सर्विक्स और आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये स्टेज 3 होती है। स्टेज 4 में जो है यूट्रस के आउटर साइड में भी आपका जो है कैंसर फैल जाता है, होल यूट्रस तो ले ही लेता है, सर्विक्स भी ले लेता है,
फैलोपियन ट्यूब्स तक भी स्प्रेड हो जाता है और कभी कभी ब्लेडर और रेक्टम तक भी स्प्रेड हो जाता है। तो ये हो जाता है स्टेज 4। कभी भी जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अर्ली स्टेज में या स्टेज 1 में ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेबल होता है और बहुत ही अच्छे इसके रिस्पॉन्स होते हैं। तो अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है और ट्रीटमेंट भी उसका बहुत अच्छी तरीके से होता है। ट्रीटमेंट जो है वो आपकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। जिस तरीके की स्टेजेस होती है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किया जाता है और उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है। कॉजेज की बात करें तो ज्यादातर मामलों में एंडोमेट्रियल कैंसर का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। हालांकि विशेषज्ञों की का मानना ऐसा है कि जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल असंतुलित हो जाता है तो ये आपकी कैंसर की एक कारण बन सकता है या ये अहम भूमिका निभाता है। जब आपके सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसमें उतार चढ़ाव होता है तो ये आपके एंडोमेट्रियम को प्रभावित करता है। जब संतुलन एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये आपकी यूट्रस की जो लेयर होती है आपके एंडोमेट्रियम उसकी कोशिकाओं में विभाजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। उसका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाता है और ये एक कारण बनता है ये एंडोमेट्रियल कैंसर का। यदि एंडोमेट्रियल कोशिकाओं में कुछ आनुवंशिक चेंजेस होने लगते हैं तो ये कारण बन जाता है कैंसर का और वो कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती हैं और एक तरीके से ट्यूमर बनाने का काम करती है। ट्यूमर वहां पे बन जाता है। तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके जो सेक्स हार्मोन्स है उसमें उतार चढ़ाव की वजह से ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डायग्नोस किस तरीके से किया जा सकता है अगर आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है तब। डायग्नोस की बात करें तो जब भी आपको कुछ लक्षण आपको महसूस होते हैं और आप डॉक्टर के पास जांच कराने जाते हैं तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर है या कुछ और वजह है उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे कुछ हिस्ट्री वो ले सकते हैं और वे आपके गर्भाशय में क्या चल रहा है, आपके प्रजनन अंगों में क्या समानताएं चल रही है, क्या वहां पर गड़बड़ हो रही है उसकी जांच करने के लिए या उसे महसूस करने के लिए वो पेल्विक परीक्षण भी कर सकते हैं, पेल्विक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्यूमर है या नहीं है या कोई और कुछ प्रॉब्लम है वो सब जानने के लिए वो अल्ट्रासाउंड भी जांच करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वो आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में बोल सकते हैं और वो जांच वो कर सकते हैं। ये जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है कि वो आपके एक इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें कि आपके शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं थ्रू द साउंड वेव्स। वो एक तरीका साउंड वेव का उपयोग करते हैं जिसमें आपकी अंदर की तस्वीरें वो निकल कर आती हैं। ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग करने के लिए डॉक्टर और भी अन्य स्वास्थ्य संबंधित आपसे कुछ जानकारी पूछ सकते हैं और कई तरीके के टेस्ट आपको बोल सकते हैं। जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर उनको महसूस होता है कि कुछ असामान्य सा है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो वहां के टिश्यूज को निकालने के लिए और भी कई टेस्ट आपको बोल सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी की सलाह आपको दे सकते हैं जहां पर वहां के टिश्यूज को निकाल कर वो बायोप्सी के लिए उसे भेजा जाता है और ये पता लगा जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर वहां पे कैंसरस टिश्यूज हो रहे हैं। स्टेरोस्कोपी भी की जा सकती है। वहां पर स्टेरोस्कोपी में जो है आपके गर्भाशय या फिर जो आपकी सर्विक्स होती है वहां पर एक फाइबर ऑप्टिक जो है कैमरे के साथ वो आपके अंदर प्रवेश किया जाता है और एक लचीली ट्यूब होती है जो आपके सर्विक्स से होते हुए आपकी यूट्रस तक जाती है और ये वहां के पूरे ही नमूनों की जांच करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा वो आपकी डीएनसी भी करवा सकते हैं। चलिए, ये थी कुछ जानकारी एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, यूट्राइन कैंसर के बारे में। वो क्या होता है, उसके लक्षण, डायग्नोसिस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं। बात करें ट्रीटमेंट की तो कई तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं अवेलेबल, जैसे स्टेक्टोमी किया जाता है, आपकी यूट्रस को निकाल दिया जाता है, सर्जरी के थ्रू सर्जरी की जाती है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी होती है जहां पर कुछ का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ कीमोथेरेपी होती है। हर केसेस में, कैंसर के केसेस में देखा होगा आपने, कीमोथेरेपी भी होती है। साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट की भी काफी जरूरत होती है। कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये काफी ज्यादा जरूरी होती है। आपको हार्मोनल थेरेपी भी दी जा सकती है, जो आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस हो गए उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको लेनी है वो है
कॉन्डीरेंगो। ये कैंसर, कहीं का भी कैंसर आपके बॉडी में काफी ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो कॉन्डीरेंगो मेडिसिन को 30 पावर में आपने लेना है और इसको 2 बूंद आपको दिन में सिर्फ 2 बार इसका उपयोग करना है। साथ ही साथ आप कॉन्डीरेंगो मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस मेडिसिन को जो है आपको 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करके आपको दिन में 3 बार इस मेडिसिन का उपयोग करना है। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है हाइड्रेस्टिस और इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। 3 बार आप ले सकते हैं, कैंसर कहीं का भी हो। ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा उपयोगी होती है। अगर बात करें यूटेराइन कैंसर की, तो वहां पर सिकल कॉर जो मेडिसिन है ये काफी ज्यादा उपयोगी होती है। तो 30 पावर की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए, काफी ज्यादा उपयोगी मेडिसिन मानी जाती है। साथ ही साथ कार्सिनोसिन जो है वो 1 m पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। तो 15 दिन में सिर्फ 1 बार आपको सुबह सुबह खाली पेट इस मेडिसिन का उपयोग करना होता है, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा होती है और तो उसको फ्रीक्वेंसी में आपको ज्यादा उपयोग नहीं करना है। और सिर्फ इन मेडिसिन के भरोसे पे ही नहीं रहना है। जब भी कभी आपको कुछ लक्षण या सिम्टम होते हैं तो आपके आसपास कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर आपको मिलना है। वो प्रॉपर आपकी जांच करेंगे, जो भी उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो आपको पूरा करके अगर वो देखेंगे उस हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, जरूरी नहीं है हर बार कैंसर ही होता है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो उसके लिए डायग्नोसिस और डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर एक बार आप डायग्नोस हो जाते हैं तो अदर जो थेरेपीज होती है उसके साथ ही साथ आप होम्योपैथी मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं, पर वो भी आपको डॉक्टरी सलाह पर ही लेनी होती है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में थी, कैंसर के बारे में थी, वो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, पर क्वेश्चन भी आप ऐसे करते हैं आधे अधूरे, उसमें एज डालिए, नाम डालिए, मेल फीमेल जेंडर वगैरह डालिए, पूरी आपकी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डालिए। उसके हिसाब से मैं मेडिसिन दे पाती हूँ। ऐसे कई मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम है। जहां पर मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन काफी है ये बताने के लिए कि मेडिसिन क्या देनी है, तो मैं उसके उत्तर जरूर देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और होपफुली आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।